तो बच्चों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर इंस्टीट्यूट इकॉन्स पिलानी। तो आज हम आरबीएससी का 2023 का 2023 का फिजिक्स का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है। उसमें आपसे पूछा है यहाँ पे कि एस आई वैल्यू, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस या वैक्यूम, तो हमें पता है कितनी होती है। स्पेस या वैक्यूम की तो 8.85 10⁻⁻12 और यूनिट इसके के से उल्टे होते हैं, यानी कि कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। के यूनिट से उल्टे हैं, बाकी बात यहाँ पे यूनिट्स की नहीं है, वैल्यूज की है। तो एक ही वैल्यू जिसमें सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। दूसरा कलर कोडिंग का है, अभी आपके सिलेबस में नहीं रहा। थर्ड क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में, इसमें पूछा हुआ है क्यूरीज टेम्परेचर आयरन का। तो क्यूरीज टेम्परेचर वो होता है अगर आप किसी मटेरियल को हीट करते हो तो वो फेरोमैग्नेटिक से क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में सारे अलाइंड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, डायमैग्नेटिक में प्रॉपर नहीं होते, कम हो जाती है वो चीज। तो कितने टेम्परेचर हम हीट करते हैं, तो आयरन के लिए क्यूरीज टेम्परेचर होता है 770 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हम केल्विन में करेंगे तो इसमें हम 273 ऐड कर देंगे, तो इट विल बिकम 1043 केल्विन। तो इसका ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। रटने वाला क्वेश्चन है ये भी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दो चार हमेशा आरबीएससी में। उसके बाद पूछा हुआ है इसने फोर्थ क्वेश्चन में, आपको करंट दिया हुआ है, करंट है 200 साइन 60 पाई टी प्लस पाई बाय 6, और आपसे पूछा हुआ है करंट की फ्रीक्वेंसी। हमें पता है करंट की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन या कॉस और ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जो चीज टी से मल्टीप्लाई होती है वो क्या होती है, ओमेगा। तो यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, 60 पाई, यानी कि हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू आई है, ओमेगा क्या हो गई 60 इंटू पाई, और ओमेगा को अपन क्या लिखते हैं 2 पाई बाय टी या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। हमसे उसने पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू 60 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 से कट के कितना आ गया 30, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 30 हर्ट्ज। तो यहां पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 60 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन एफएम के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट का है, तो ये टॉपिक भी कट चुका है अब, 10th यूनिट जो थी आपकी। उसका अगला क्वेश्चन भी आसान सा है। इसमें आपको दे रखा है एक लेंस है, उसकी पावर है प्लस की 2.5 डायोप्टर्स, और आपसे पूछिए फोकल लेंथ। तो हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, तो फोकल लेंथ आप पावर को लिख लो, आप 5/2 मतलब 2.5 को लिख सकते हैं 5/2, उसको रेसिप्रोकल करूंगा तो फोकल लेंथ क्या आएगी 2/5। बट अगर पावर डायोप्टर में होती है तो फोकल लेंथ किस में आती है, मीटर्स में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, 5 टू 10 20, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर्स। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी 40 सेंटीमीटर्स डी। अगला क्वेश्चन है वाईडीएससी का, पाथ डिफरेंस के ऊपर है, हालांकि वाईडीएससी नहीं है, उससे पहले ही है। कह रहा है पाथ डिफरेंस कितना होगा अगर फेज डिफरेंस कितना है 4 पाई का। तो हम जानते हैं जैसे मान लो कोई भी वेव होती है इस तरह से, तो अगर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं यहाँ पे, या 2 की जगह मैं 3 ले लेता हूं, तो जो पॉइंट ए और सी हैं ये सेम फेज में होते हैं, बिकॉज ये एक साथ ऊपर जाते हैं एक साथ नीचे आते हैं। ए और बी अपोजिट फेज में होते हैं, जब ये ऊपर जाता है तब ये नीचे जाता है। तो यहां पे इसने बोला हुआ है अगर 4 पाई वो है फेज डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो हम यहां पे जानते हैं इस चीज को कि अगर पाथ डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में कितना है लेमडा, यानी कि ये 1 वेवलेंथ होती है यहां पे, तो ये फेज डिफरेंस कितना होता है, इसका फेज 0, इसका पाई, इसका कितना होता है 2 पाई। मतलब हर 2 पाई फेज के लिए, हर 2 पाई फेज डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है लेमडा। तो 2 पाई के लिए लेमडा, एक के लिए लेमडा बाय 2 पाई, तो 4 पाई के लिए कितना हो जाएगा लेमडा बाय 2 पाई इंटू 4 पाई, कितना आ गया ये 2 लेमडा। मतलब 2 पाई का मतलब 1 वेव, 4 पाई का मतलब 2 वेव्स, तो पाथ डिफरेंस विल बी 2 लेमडा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है और उसके लिए उसका जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है वो कितना है 100 वोल्ट्स। हमसे पूछा है इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं हम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कितना होता है 12.27 अपॉन रूट वी। तो आपकी वेवलेंथ किस में आती है एंगस्ट्रम में सॉल्व करके, तो बस यहां पे v की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट ऑफ 100, 100 का रूट होता है 10, जाएगी 1.227 एंगस्ट्रम्स। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ये। अब इसने एंगस्ट्रम में ना दे करके ऑप्शन किस में दे रखा है
नैनोमीटर्स में दे रखा है, तो नैनोमीटर में करना है तो एक जीरो कम हो जाता है, ठीक है ना। हमने करा भी इस चीज को, अगर वेवलेंथ है मान लो 124 नैनोमीटर, तो ये एंगस्ट्रॉम में कितनी होती है, 1240 हो जाती है ना, उस नैनोमीटर में 10 टू द पावर -9 होता है, 10 टू द पावर -10 होता है, ठीक है, उस वे में। अगला क्वेश्चन आपका लॉजिक गेट्स का है, बट ये भी अब सिलेबस में नहीं रहा, काफी कम हो गया सिलेबस अब। उसका पूछा हुआ इसने सेकंड में जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स डैश इनसाइड इट। तो अगर हमारे पास कोई शेल है चार्ज्ड, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, ठीक है। यहां पे इसने ये भी नहीं दिया कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर, बट फर्क पड़ता भी नहीं है, उस चीज से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज सारा चार्ज बाहर है। अगर आपको कहीं पे भी निकालना है तो आप यहाँ पे गाउशियन सरफेस बनाओ, अंदर चार्ज ही नहीं है, इसलिए फील्ड इज जीरो। फिर आगे पूछता है अगले क्वेश्चन में, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी में सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस आएगा। हम जानते हैं कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में कम होती है, डायरेक्टली याद रखते हैं हम इस चीज को। उसके बाद है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, तो अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, एक में करंट जा रहा है I1, एक में करंट जा रहा है I2, उनके बीच में डिस्टेंस है d, तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। तो अगर इसने यहां पे सिर्फ फोर्स को पूछा है तो आप ये लेंथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब वैसे दोनों की लेंथ अलग होंगी, बट वो पूछना यहां पे यही चाह रहा होगा कि फोर्स अपॉन लेंथ। बट फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, इसमें अट्रैक्टिव या रिपल्सिव वाला ऑप्शन नहीं आ सकता, क्योंकि उसने बताया नहीं है कि सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अगर सिर्फ फोर्स पूछी है तो यहाँ पे आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, एल लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा। फिर प्राइमरी रेनबो में उसने पूछा है कि लाइट में रिफ्रैक्शन कितनी बार होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार होता है। तो प्राइमरी रेनबो में जैसे मान लो ये वाटर का मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ पे लाइट एक बार यहाँ पे एंटर करती है, तो एक बार तो रिफ्रैक्शन यहां पे हो जाता है, यहां पे होता है TIR, ये लाइट की रे यहां पे आती है और यहां से निकल जाती है इस तरह से। यहां पे दो बार तो होता है रिफ्रैक्शन और एक बार होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्टेड होगा ट्वाइस और इंटरनली होगा वंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये 1 नंबर वाले कि शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आउटसाइड। अगर मैं सरफेस ले लूंगा तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि सरफेस के परपेंडिकुलर जाने चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और यहाँ पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे बना सकते हैं हम उसको, अगर ऐसे बनाओगे उसको तो बस याद रखिए रखना कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपने परपेंडिकुलर शो करना है, पॉजिटिव है तो बाहर निकलती हैं, नेगेटिव है तो अंदर आती हैं। अगला है राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे ये क्यू, ये माइनस क्यू है, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं उसका फॉर्मूला क्या आता है, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। हम यहाँ पे लेंथ वगैरह को इग्नोर कर देते हैं, फॉर्मूला तो वैसे लेंथ वाला भी आता है, बट जनरली हम ऐसे याद रखते हैं इसको, बिकॉज हमेशा लेंथ बहुत छोटी होती है उसमें। अगला है राइट टू करेक्ट, ये भी अब नहीं है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, पहले था ये टॉपिक भी ना, कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी, उससे बनाते थे हम परमानेंट मैग्नेट, बट ये नहीं है। अगला है सिलेक्ट टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, तो आपको पैरामैग्नेटिक के 3-4 एग्जांपल, डायमैग्नेटिक के 3-4 एग्जांपल और फेरो के 3-4 एग्जांपल याद रखने हैं। फेरो तो आसान होता है, खैर फैकोनी, फेरस कोबाल्ट निकल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में कौन कौन से हो जाएंगे, एक सोडियम हो जाएगा और एक एल्यूमिनियम हो जाएगा। जो फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप वाले होते हैं एलिमेंट्स हमारे पास में, थर्ड ग्रुप के मेटल्स ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। उसका पूछा हुआ है राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन, तो इसमें आंसर आएगा इसका माइक्रोवेव्स, रटने वाला क्वेश्चन है ये भी। अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है हमको 28 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ पूछी है, तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है 28 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर्स। उसके बाद अगला है राइट द फॉर्मूला शो द रिलेशन फ्रेसनेल डिस्टेंस, तो अब ये फ्रेसनेल वाला पार्ट भी नहीं है आपके, ये भी कट गया तो ये भी छोड़ो। अगला है राइट नेम ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप, तो जो पी टाइप होता है, पी टाइप में मेजॉरिटी कौन होते हैं, होल्स, और माइनॉरिटी कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में इसका उल्टा होता है, राइट। ये भी फॉर्मूला बेस्ड एक नंबर के क्वेश्चन है। अब ये 1.5 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए 1.5 के। इसमें पहला क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये,
इसमें पूछ रहा है आपको पोटेंशियल निकालना है। आपको चार्ज दे रखा है 2 इंटू 10⁹, अभी 9 है या -9 प्रॉपर शो नहीं हो रहा, हम एक बार 9 मान लेते हैं इसको। लोकेटेड, अच्छा, जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 9 इंटू 10⁴ या -4, शायद ये दोनों माइनस के होंगे। हाँ, ठीक है। तो ये दोनों अगर हम इतनी वैल्यूज ले लें इसकी, तो पोटेंशियल किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी डिस्टेंस पे कितना होता है, k⁴ या k⁴d, जो भी आपको लेना है। तो k होता है हमारे पास में 9 इंटू 10⁹, q की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁹, और डिस्टेंस कितना है 9 इंटू 10⁻⁻4। 9 से 9 गया, 9 से -9 गया, तो 2, अब ये -4 ऊपर जाएगा, तो कितना जाएगा पोटेंशियल 2 इंटू 10⁴ वोल्ट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। मींस हमारे पास में 3 पॉइंट चार्जेस हैं, आपको उनके पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है। ऐसे अगर हमारे पास में 3 पॉइंट चार्जेस होते हैं Q1, Q2 और Q3, हमको इसने डिस्टेंस नहीं दे रखा, तो डिस्टेंस हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं कि R1, R2 और R3 होंगे। तो यहां पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे ये चार्ज A है, ये B है और ये C है। सबसे पहले मान लो कि A वाले चार्ज को लाए आप अकेले को, पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R। तो सबसे हम इसको स्टार्टिंग से बिल्ड करते हैं सिस्टम को। सबसे पहले हम चार्ज लेकर के आएंगे A वाला, जब A वाला लाए हो तो और कोई है ही नहीं, इसलिए A वाले चार्ज को लेकर के आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, बिकॉज अकेला चार्ज है ना, दूसरा है ही नहीं। उसका मान लो आप Q2 लिया है, जब आप Q2 को ले आओगे तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, K Q1 Q2 अपॉन R1, इनके बीच का डिस्टेंस। अब आप लेकर के आ रहे हो Q3 को, तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की हो जाएगी और एक इन दोनों की हो जाएगी। तो Q1 Q3 की वैल्यू क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी की, K Q1 Q3 बाय R3, और आप ला रहे हो Q3, तो Q3 और Q2 की क्या हो जाएगी, K Q2 Q3 बाय R2। मींस एक एक करके चार्ज को लाना शुरू कर दो, वही आपके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है या वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर दे रखा है हमको कि करंट है वो 5 एम्पियर से 1 एम्पियर हो जाता है कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड्स में। अगर एवरेज ईएमएफ, इफ एवरेज ईएमएफ इज 200 वोल्ट्स, तो आपको बताना है यहां पे कि सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। रेड फॉर्मूला है तो फेराडेज लॉ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है -LdI/dt। अब आपको ईएमएफ दे रखा है इसने 200 और DI करंट का चेंज, तो करंट पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 1, तो करंट का चेंज कितना है, फाइनल करंट 1, इनिशियल करंट 5, और टाइम कितना लग रहा है आपको 0.1 सेकेंड्स। तो 0.1 को यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो 200 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 20, और यहां पे कितना बचेगा -L, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, यहां से काट दिया, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/4 यानी कि 5, और इसका यूनिट क्या होता है हेनरी, L और M का सेम होता है। उसके बाद अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा हुआ है, एक तो फेराडेज लॉ। अब इसने फेराडेज लॉ में ये नहीं बताया उसने कि वो फर्स्ट लॉ की बात कर रहा है या सेकंड लॉ की बात कर रहा है, तो हम दोनों भी लिख सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन जो है वो 1.5 नंबर का है और 2 लॉज है, मतलब ये अकेला क्वेश्चन 3/4 का है, तो दोनों लॉज का तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए बेटर है कि हम सेकंड लॉ लिख दें, क्योंकि सेकंड लॉ में एटलीस्ट एक एक्सप्रेशन आता है लिखने का हमारे पास में, ठीक है ना। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। अदरवाइज फर्स्ट लॉ भी लिख सकते हो, जब भी ना मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। आगे और लिख देना कि जो करंट होता है इंड्यूस्ड, इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, ईएमएफ होता है इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगला बोला है इसने लेंजेस लॉ, तो लेंजेस लॉ भी हम जानते हैं। लेंजेस लॉ क्या होता है, लेंजेस लॉ हमें किसके बारे में बात करता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। वो क्या बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसा होता है कि इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन which opposes the change of magnetic flux responsible for its production, ठीक है ना। अगर ऐसे कोई कॉइल है, इसमें से अगर ये वाला जो फ्लक्स जा रहा है, अगर ये फ्लक्स या फील्ड बढ़ रही है तो इंड्यूस करंट इसको कम करने के लिए आएगा। तो इंड्यूस करंट कैसे आएगा, इसमें इस डायरेक्शन में आएगा ताकि फ्लक्स इसका इस डायरेक्शन में आए। तो
हम सिंपली क्या बोलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। उसके बाद बात करिए इसने पावर फैक्टर की। ओके, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला, पावर फैक्टर किसको बोलते हैं हम, कॉस फाई को बोलते हैं, और कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, आर बाय जेड। यहां पे जेड क्या होती है, इंपिडेंस। तो पहले केस में बोल रहा है प्योर कैपेसिटिव, अगर प्योर कैपेसिटिव है तो सिर्फ कैपेसिटर ही है, तो रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, आर जीरो, तो कॉस फाई की वैल्यू जीरो, पावर सर्किट खाता ही नहीं है। और दूसरा कह रहा है सीरीज एलसीआर, बट सीरीज एलसीआर में रेजोनेंस होना चाहिए। तो जब रेजोनेंस होता है एलसीआर में, तो जेड की वैल्यू वैसे क्या होती है, अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बट रेजोनेंस पे एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, तो जेड की वैल्यू कितनी आती है, आर के बराबर। तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी आएगी, आर बाय जेड, और जेड खुद कितना है, आर के बराबर, तो कितनी आ गई है, 1। इसका बोल रहा है डिस्क्राइब एनी 3 लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में कई सारे लॉस होते हैं, जैसे कॉपर लॉस, ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस भी बोलते हैं इसको, आयरन लॉस, हमिंग लॉस भी होता है वॉइस का, फ्लक्स लॉस भी होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो लॉस होते हैं, इसके बाद इसने पूछा है डिस्क्राइब एनी 3 लॉसेस, ठीक है। यहाँ पे तो हिस्टेरेसिस लॉस किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, बट अभी कट गया टॉपिक से तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमिंग लॉस, साउंड का जो लॉस होता है एनर्जी का, फ्लक्स लॉस, बिकॉज दोनों प्रॉपर तो होती ही नहीं है कॉइल, ठीक है, इसलिए वहां पे। और कॉपर का लॉस उसमें एडी करंट की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमको इनको कम करना है तो यहाँ पे हम कॉपर लॉस को कम कर सकते हैं बाय यूजिंग अ वायर ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। दूसरा फ्लक्स का लॉस है, तो आपको उनको प्रॉपर वाइंडिंग करनी चाहिए, वहां से आ जाएगा ये। हिस्टेरेसिस का है, तो आपको ऐसे मटेरियल्स यूज करने चाहिए जो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के बाद वो ज्यादा एनर्जी लॉस ना करें, यानी कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज कर लेंगे इसमें हम। इसका अगला क्वेश्चन है, हमें डिस्क्राइब करना है एक तो वर्क फंक्शन को और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल को। तो वर्क फंक्शन तो क्या होता है, हाँ बिल्कुल, वर्क फंक्शन क्या होती है, मिनिमम एनर्जी, जिससे कि जैसे क्या होता है, कोई भी सॉलिड है, कोई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर यहां पे है, तो आपको इलेक्ट्रॉन को जस्ट सरफेस तक लेकर के आना है, तो उस एनर्जी का नाम क्या होता है, वर्क फंक्शन। और इसको अपन लिखते भी हैं ऐसे कि वर्क फंक्शन किसके बराबर होती है, एच न्यू या फिर एच सी बाय लेमडा नॉट, है ना। न्यू नॉट होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लेमडा नॉट होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनसाइड द सरफेस ऑफ अ सॉलिड टू इट्स टॉप मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट लेयर। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, आपको उसको रोकना है, तो काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, और चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए आपको, इट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। या तो बोल दो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सिंपली बोल दो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है, दैट पोटेंशियल बाय विच वी कैन स्टॉप एन मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद बात करिए, इसने अगला न्यूमेरिकल दिया है इस चीज के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11th। वर्क फंक्शन दे रखा है हमको, फाई दे रखा है सीजियम का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, इसके लिए बेटर ये है कि हम पहले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लें, क्योंकि फाई एक एनर्जी है, एनर्जी होती है एच सी बाय लेमडा, और हमें पता है जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या आता है, 12400 यानी कि 12400 अपॉन लेमडा। लेमडा अगर एंगस्ट्रॉम में है तो आपकी एनर्जी किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। तो हमारे पास में एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 2.14, और यहाँ पे जगह 12400 इंटू लेमडा, लेमडा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में, तो यहां से लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे हम एंगस्ट्रॉम्स में, वो कितनी आएगी 12400 अपॉन 2.14। अभी काटापिटी नहीं करते, बाद में एक साथ कर लेंगे। हमें लेमडा मिल गया है, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी बाय लेमडा। तो यहां से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बाय लेमडा। हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो सी इज 3 इंटू 10⁸, और जो वेवलेंथ है वो कितनी आई है 12400 अपॉन 2.14, लेकिन वेवलेंथ किस में आई है हमारे पास में, एंगस्ट्रम में आई है, यानी कि इसको मीटर में करूंगा तो 10⁻⁻10 मीटर्स, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम यहाँ पे,
इसको अगर हम काटापीटी यहाँ पे कर तो सकते हैं वैसे तो यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 3 × 2 1 4, नीचे जाएगा 1 2 4 0 0, ऊपर 10⁻8 है और नीचे कितना हो जाएगा देखना 10⁻−10 और ये 10⁻2 तो ये -8 हो जाएगी। अब हम 2 जीरो यहां से भी ले सकते हैं, इसमें 2 जीरो यहां से ले लूंगा तो -8 की जगह कितना हो जाएगा ये -6। अब हमारे पास क्या बचेगा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 3 × 2 1 4, नीचे क्या बचेगा 124 और यहाँ पे 10⁻8 -6 ऊपर जाएगा तो हाँ 14 हो जाएगा ये 8 × 6 ये हो जाएगा 10⁻14। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हम काटापीटी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, इसका सम कितना हुआ 7 हुआ। पहले तो इसको 2 से काट दो ताकि थोड़ा सम कर सके इसको, तो 2 1 जा 2 107 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 62। अब डायरेक्टली नहीं कट रहा है यहाँ से, इसका सम कितना आ रहा है 8, तो आप 62 को 63 कर लो, इतना अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं। तो 3 से कट जाएगा ये कितना हो जाएगा 21, तो ऊपर क्या आ गया 107/21 और यहाँ पे आ गया 10⁻14। आप इसको डायरेक्टली कर लेंगे हम यहाँ पे, तो 21 5 जा कितना होता है 105, तो अप्रोक्सीमेटली इसको लिख लो 105 × 10⁻14 हर्ट्ज और डेसिमल 2 को रिमूव करूंगा तो 1.05 10⁻16 हर्ट्ज। इतना अप्रोक्सीमेट हम कर सकते हैं बिकॉज बड़ी पावर चल रही है ना उसमें। सॉरी ये 5 आएगा यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 आएगा फिर तो ये सेम ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12th में, हमें दे रखा है कि काइनेट जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट में वो कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो डायरेक्टली याद होगा तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी प्लस की 13.6, अदरवाइज फॉर्मूला हमारे पास में होता ही है इसका। और पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर होती है नेगेटिव लेकिन किसकी टोटल एनर्जी की ट्वाइस, डबल, वहीं से कटता है फॉर्मूला ये। तो कितनी आ जाएगी 2 × -13.6 कितनी जाएगी है 12 27.2 बट माइनस की, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है बट इट इज पॉजिटिव, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की डबल होती है बट इट इज नेगेटिव। उसका पूछा है इसने राइट 2 ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो वही था कि वो एनर्जी लॉस को बता नहीं पाता, बोलता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड राउंड घूमते हैं बट जो एनर्जी अगर चार्ज पार्टिकल है वो गोल घूमेंगे तो एक्सीलरेटेड मोशन होता है, एक्सीलरेटेड मोशन अगर है तो फिर वो एनर्जी लूज करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाद में न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, तो न्यूक्लियस स्टेबल ही नहीं हो सकता, ठीक है। और आगे हमको इसमें उसने वो ऑर्बिट्स वाली बात भी नहीं कर पाया, इलेक्ट्रॉन्स क्यों ऑर्बिट्स में घूमते हैं या इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी कैसे है उसमें, इलेक्ट्रॉन्स को का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के अराउंड। उसने कहा था कि किसी भी ऑर्बिट में घूम सकते हैं, तो बता नहीं पाया कि वो ऑर्बिट्स डिस्क्रीट क्यों होते हैं। या फिर आप यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हो स्पेक्ट्रल लाइंस, वो स्पेक्ट्रल लाइंस की ना अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम, तो वो भी नहीं बता पाया था रदरफोर्ड, तो वो भी उसका पॉइंट है। फिर अगला की कौन सी सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो विजिबल में होती है, तो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट, बामर सीरीज विजिबल में, बाकी फिर वो इनफ्रारेड में चल जाती हैं, तो बामर सीरीज हमारे पास में विजिबल में होती है। फिर रेडियो एक्टिव डिके वो भी अब लॉ नहीं है आपके, कट गया सिलेबस से। इसका इसने डिफाइन करने को बोला है किसको, एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन को, एक फिशन को और एक मास डिफेक्ट को, ठीक है। तो फ्यूजन तो क्या होता है जिसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ करके बड़ा बनाते हैं, सिंपल से मैं बात लिखूं अगर तो हाइड्रोजन प्लस ट्रिटियम गिव्स हीलियम, ये एक एग्जांपल किसका हो जाएगा फ्यूजन का। फिशन जिसमें हैवी न्यूक्लियस टूटता है हल्के में, इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास में होता है यूरेनियम का, यूरेनियम 92-235, एक नाइट्रोजन, तो ये बेरियम प्लस क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी बहुत सारी मिलती है इससे। मास डिफेक्ट क्या होता है, जब भी न्यूक्लियॉन्स है ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के न्यूक्लियस बनाते हैं तो कुछ मास वो अपना कम करके एनर्जी के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, है ना। फॉर्मूला भी होता है डेल्टा एम का,
अगर कोई भी स्पीशीज है हमारे पास में, इसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A, तो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज इतने प्रोटॉन्स है इसके पास, न्यूट्रॉन्स कितने आते हैं A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना होता है A माइनस Z और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या होता है मास डिफेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें इसने बोला है व्हीटस्टोन ब्रिज को डायग्राम बनाओ और कंडीशन ड्राइव करो कि जीरो डिफ्लेक्शन किस केस में आता है या कैसे आता है यहाँ पे। तो अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं, इस तरह से बनाया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज को, बीच में यहाँ पे हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब बात करनी होती है हमको इसके बैलेंसिंग की, हम मानते हैं कि मान लो यहां से करंट गया, आई है ना, बैटरी भी जुड़ी हुई है, वो मैंने बनाई नहीं है, ऐसे बैटरी भी जुड़ी हुई है, तो मान लो ये रेजिस्टेंस है P, ये है Q, ये है R और ये है S। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि करंट कितना जा रहा है I1, तो इसमें I1 गया तो इसमें कितना जाएगा I माइनस I1, KCL लगा लो, अदरवाइज कॉमन सेंस भी है ना। फिर I1 यहाँ पे गया, यहाँ पे हम मानते हैं कि करंट कितना चला गया IG, तो यहाँ पे कितना बचेगा, आया था I1 गया IG, तो यहाँ पे I1 माइनस IG, और यहाँ पे करंट कितना होगा I माइनस I1 यहाँ से आ रहा है और IG यहाँ से आ रहा है, तो I माइनस I1 प्लस IG यहाँ चला गया, और फिर से जब करंट दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे फिर से करंट क्या आ जाएगा I। अब मैं नाम दे दूं लूप का A B C और D, हम सेंस ऑफ रोटेशन रख लेते हैं मान लो क्लॉकवाइज। हम पहला लूप ले लेंगे यहाँ पे A B D A, तो A B D A, इसमें हम लगा लेंगे KVL, तो यहाँ पे लगाएंगे हम, तो A से B में हम जा रहे हैं इस तरह से, करंट भी जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो माइनस का लेंगे हम उसको, इसलिए ये हमारे पास में आएगा माइनस का करंट है I1 और रेजिस्टेंस कितना है P। फिर यहां से हम जा भी यू रहे हैं, करंट भी जा रहा है, तो ये भी हम माइनस का लेंगे, तो माइनस का IG इंटू में G, और फिर यहां पे हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में ना क्लॉकवाइज में, और करंट आ रहा है उल्टा, इसलिए ये वाला प्लस का आएगा, प्लस का करंट हो जाएगा I माइनस I1 और रेजिस्टेंस कितना है ये Q इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालना है जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होना ही नहीं चाहिए, डिफ्लेक्शन होना ही नहीं चाहिए, तो डिफ्लेक्शन के ना होने के लिए करंट क्या होगा गैल्वेनोमीटर का 0। तो अब IG को रख दो यहाँ पे 0, ये क्या बन जाएगा माइनस का I1P प्लस I माइनस I1 इंटू क्यू इक्वल्स टू 0, तो इसको हम वहां ले जाएंगे, तो I माइनस I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I1 इंटू P। इसका दूसरा लूप ले लेंगे हम B C D B, लूप हो जाएगा हमारे पास में B C D B, इसमें फिर से लगा लेंगे हम KVL, पहले हम जा रहे हैं B से C, तो हम जा भी ऐसे रहे, करंट भी ऐसे, इसलिए ये माइनस का, तो करंट कितना है I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस कितना है R, और माइनस का, फिर यहां से यहां हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, बट करंट आ रहा है उल्टा, इसलिए ये प्लस का आएगा, तो प्लस का करंट कितना है I माइनस I1 प्लस IG, और रेजिस्टेंस कितना है S, और फिर यहां से यहां हम जा रहे हैं ऊपर, करंट आ रहा है नीचे, इसलिए ये भी कितना आएगा प्लस का IG इंटू G। अगेन सेम बात, हमें चाहिए जीरो डिफ्लेक्शन, मींस IG क्या हो जाएगा 0, तो यहां पे भी IG को 0 रखूंगा, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, यहां पे ये भी 0 हो जाएगा, तो दोबारा लिखूंगा इसको, तो क्या बनेगी, ये बनेगा माइनस का I1 और IG कितना हो गया 0, तो इंटू में R, और अगले टर्म में प्लस I माइनस I1, या IG फिर से 0, यहां पे आएगा प्लस का I माइनस I1, IG फिर से 0, और रेजिस्टेंस कितना है ये S, और ये तो पूरा 0 हो ही चुका है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इक्वल्स टू 0, तो ये बन जाएगा, यहां पे ये बनेगा I माइनस I1 इंटू S, और ये माइनस का I1R वहां जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्लस का I1R। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन वो ये थी, सेकंड इक्वेशन हमारे पास में है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन में ऊपर क्या है I माइनस I1 इंटू में Q, तो यहां पे आ जाएगा I माइनस I1 इंटू में Q। सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट साइड में क्या है I माइनस I1 इंटू में S, फिर फर्स्ट इक्वेशन में राइट साइड में क्या है I1P, और यहां पे क्या है I1 इंटू में R,
I1 से I1 कट गया, यहां से कट गया, Q बाय एस इज इक्वल टू P बाय आर, या फिर इसको यहां ले आओगे नीचे तो P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय एस, मीन्स P अपॉन Q, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा, इन दोनों के R बाय एस के, तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। 3 नंबर के हिसाब से ठीक है। उसका बोला है इसने राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन सोलेनोइड के लिए एम्पियर्स लॉ से, और आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। मींस यहां पे आपके पास कोई सोलेनोइड है ऐसे, तो आपको इसमें से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है अगर करंट जा रहा होता है तो इस केस में हम एम्पीरियन लूप लेते हैं। एम्पीरियन लूप हम कैसा लेते हैं, रेक्टेंगुलर, इस तरीके से ए बी सी और डी। फिर हमें पता होता है कि कोई रिंग होती है, अगर करंट जाता है तो रिंग की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, वैल्यू तो आती है उसके, बट हमें यहाँ वैल्यू से मतलब नहीं है। सेम बात हम यहां बोल सकते हैं कि बिकॉज इस सोलेनोइड में करंट जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगी, अलोंग द एक्सिस। अगर अलोंग द एक्सिस हम लगाते हैं एम्पियर्स लॉ इस लूप के लिए, फॉर लूप कौन सा है हमारे पास में, ए बी सी डी ए, क्लोज इंटीग्रल एम्पियर्स लॉ इज व्हाट, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड, जो करंट इसके अंदर होगा। अब इसके लिए हम बोल सकते हैं सोलेनोइड के लिए कि मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, एन, और हमने जो लूप लिया है इसमें ये वाली लेंथ हम ले लेते हैं एल, और ये विड्थ ले लेते हैं इसकी बी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होती हैं, सॉरी स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, ये होता है टर्न डेंसिटी, इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या आएंगी, एन इंटू एल, अगर लेंथ क्या है कैपिटल एल है, तो मान लो इसमें इस लूप में हमारे पास में 5 टर्न्स हैं, अगर 5 टर्न्स आ रही हैं, हर एक में करंट कितना है आई, तो टोटल करंट कितना होगा 5 इंटू आई। तो उस वे में अगर मैं यहां पे बात करूं तो एल लेंथ है, तो एल लेंथ, स्मॉल एल लेंथ के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे, एन इंटू स्मॉल एल, तो करंट कितना हो जाएगा म्यू नॉट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे इस लेंथ के अंदर एन इंटू एल, और करंट क्या हो जाएगा आई। और यहां पे जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 1 से 3 होता है तो हम 1 से 2, 2 से 3 ब्रेक कर देते हैं उसको, तो हम इंटीग्रल को ब्रेक कर देंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो अगर हम इंटीग्रल की बात करेंगे क्लोज लूप के लिए बी डॉट डीएल, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे बी डॉट डीएल ए टू बी, उसके बाद बी डॉट डीएल बी टू सी, उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे इसको बी डॉट डीएल सी टू डी, और लास्ट में हम ब्रेक कर देंगे डी टू ए बी डॉट डीएल। अब यहां पे अगर हम बात करें, हम जा रहे हैं ए से बी में, तो हम जा भी ऐसे रहे और मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, बट हम मान लेते हैं कि सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल क्या जाएगा 0, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें इस तरह से होगी और एक्सिस पे होती है, इसलिए ए टू बी में हम बोलेंगे कि एंगल क्या हो गया उनके बीच का 0, तो बी इंटू डीएल। जब हम बात करेंगे बी टू सी में, तो बी टू सी ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी पहली बात तो वो होगी एक्सेस पे, और ये हम जा रहे हैं ऐसे, तो एंगल 90 डिग्री आ गया, और वैसे भी बाहर तो फील्ड होती नहीं है, नेग्लिजिबल होती है, या तो आप एंगल वाली अप्रोच ले लो, या बी टू सी में जा रहे हो ऐसे, जबकि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की कैसे होती है, इस डायरेक्शन में होती है, इसलिए एंगल क्या हो जाएगा 90। तो बी से सी में आप चाहो तो एंगल को लिख लो 90, cos 90 वैसे भी क्या हो जाएगा 0। फिर यहां पे आप जा रहे हो सी टू डी में, तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी हम क्या लेते हैं 0 होती है, बट वो नेग्लिजिबल होती है, इसलिए बाहर तो यहां पे सी से डी में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, चाहे एंगल कुछ भी हो, मैग्नेटिक फील्ड 0 तो पूरा 0। और फिर जब हम आ रहे हैं यहाँ पे डी टू ए में, तो अगेन सेम बात, हम चल रहे हैं ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल क्या हो गया 90 डिग्रीज, तो डी टू ए में एंगल इज 90, तो यहाँ पे एंगल 90 है इसलिए 0, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं इसलिए 0, और यहाँ पे भी एंगल 90 है इसलिए 0। यानी कि बस हमारे पास में क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल वो सिर्फ किसके इक्वल आ जाएगा, ए टू बी में बी डीएल के। अब बी तो कांस्टेंट रहती है एक्सिस पे, इसलिए बी को बाहर निकाल लो, और डीएल का इंटीग्रेशन ए टू बी में, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल, और यहाँ पे डीएल का इंटीग्रेशन आएगा कितना, ए से बी तक कितना है डीएल, एल के बराबर इंटीग्रेशन, इसलिए कितना बन जाएगा बी इंटू
L। अब हम दोबारा से इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, तो यहाँ पे B डॉट DL क्लोज इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई है, उसकी वैल्यू आई है हमारे पास में B इंटू एल, और यहाँ पे राइट साइड में क्या पड़ा हुआ है, म्यू नॉट इंटू NLI। ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू NLI, एल सेल कट गया, तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, म्यू नॉट इंटू N इंटू में I। अगर हम एंड्स पे बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ लॉस वो कितना हो जाता है, हाफ हो जाती है। इसके बाद पूछा है इसने, टू प्रोड्यूस इंटरफ्रेंस पैटर्न ड्रॉ एन ऐसे डायग्राम ऑफ YDSC, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ में निकालना है। तो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन का पार्ट तुम्हारा कट चुका है, और जो सेटअप होता है इसमें YDSC में, सेटअप सिंपल होता है। यहाँ पे एक सोर्स होती है, इसके बाद यहां से इससे इक्विडिस्टेंट ऐसे एक स्लिट लगी होती है, इसमें मतलब दो स्लिट्स लगी होती हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, स्लिट S1 और S2, और यहाँ पे जाकर के स्क्रीन लगी होती है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस होता है, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस इज व्हाट, D। तो यहां से जब लाइट आती है तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है, ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल यानी पाथ डिफरेंस इक्वल, इसलिए फेज डिफरेंस इक्वल, दोनों सोर्स क्या बनते हैं, कोहेरेंट बनते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट होता है सेंट्रल मैक्सिमा का, यहां पे जब लाइट रेज पहुंचती हैं तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0, इसलिए फेज डिफरेंस भी 0। और पाथ डिफरेंस हम जानते हैं कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 पाई का मल्टीपल, और पाथ डिफरेंस किसका मल्टीपल होना चाहिए, लेमडा का। और डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू पाई का ऑड मल्टीपल, और यहां पे लेमडा के टर्म्स में पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n + 1 इंटू लेमडा बाय 2। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे नापना होता है, ठीक है, कि कितना आएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, तो आप यहां से वेव्स बनाते थे ऐसे, एक ये वाली वेव आती थी यहाँ पे S1D इसका पाथ, और दूसरे का S2D, फिर आप दोनों का पाथ डिफरेंस निकालते थे, तो S2D माइनस S1D निकालते थे, और इसकी जो वैल्यू आती थी पाथ डिफरेंस की सॉल्व करके वो कितनी आती थी, YD/D। ठीक है, ये अब वो रहा नहीं डेरिवेशन इसका, ठीक है, इसलिए अब उसको ले नहीं रहे हम, मतलब y क्या है, ये डिस्टेंस आता था यहां से, एनसीईआरटी इसको x दे रखा होगा, बट ऐसे याद रखना आसान पता ना, YDSC तो YD/D ऐसे करके। तो आपको कंस्ट्रक्टिव करना है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, n लेमडा के, और डिस्ट्रक्टिव करना है तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2n + 1 लेमडा बाय 2 के। यहां से आप y निकालते थे दोनों का, उसके बाद आपको फ्रिंज विड्थ भी निकाल लेते थे आप, है ना। फ्रिंज किसके बीच में होती थी, तो ब्राइट है तो दो डार्क के बीच में, डार्क है तो दो ब्राइट के बीच में, तो पहले तो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन भी आता था हमारे पास में ना, λD/D, बट अब वो नहीं है एनसीईआरटी में, तो अब वो नहीं आएगा। उसके बाद रे डायग्राम बनाना है आपने कॉनकेव मिरर के लिए, और आपको स्टैब्लिश करना है U V और F के बीच, मतलब मिरर फॉर्मूला बनाना है आपको कॉनकेव मिरर के लिए। तो मिरर फॉर्मूला भी हम कर चुके हैं, कॉनकेव मिरर है, इस तरह से आपका कॉनकेव मिरर बन जाता है। यहाँ पे ये आपका पोल, यहाँ पे मैंने ले लिया फोकस, और लगभग यहाँ पे बना लूंगा मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद ऑब्जेक्ट को बनाना है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को बना लिया, मान लो यहाँ पे AB। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, तो एक लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास करती है, हमेशा फोकस से। दूसरी लाइट की रे बनानी है तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे डाल दो, यहाँ पे ये जितने एंगल पे आई है उतने पे निकल जाएगी, दोनों एंगल इक्वल आएंगे, थीटा और थीटा, ये यहां मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि फाइनल इमेज जो मिलेगी हमें वो कुछ यहां मिलेगी, और इमेज क्या हो जाएगी, A', B'। अब हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल छाटने होते हैं, ठीक है, तो एक ट्राइंगल हम ले लेंगे ABT, ये वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लेंगे हम A', B', इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल 90 और ये एंगल 90, ये थीटा, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशियो इक्वल, यानी कि इसकी साइड AB, इसकी साइड A', तो AB अपॉन A', इसके साइड AP और इसके साइड A', तो ये AP और दूसरे की साइड क्या होती है, A'। उसके तो हमें दूसरा ट्राइंगल भी छाटना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं हम, यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे। तो मान लो ये पॉइंट हो जाता है M और ये हो जाता है पॉइंट N, हम बोलते हैं बाय सिमेट्री, बिकॉज ये लाइन तो गई है पैरेलल, इसलिए AB किसके बराबर आएगा, MN के बराबर आएगा। तो AB किसके इक्वल हो जाता है, M इंटू N के इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे हम ट्राइंगल दूसरा कौन सा ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल,
एक तो ट्राइंगल ये आता है हमारे पास में FNM, तो ट्राइंगल FNM, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा आता है हमारे पास में, ये A', B', F। सेकेंड ट्राइंगल इज A', B', F, A', B' और F। इन दोनों में ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ये 90, तो ये एंगल भी 90 आएगा। दोनों ट्राइंगल्स फिर से सिमिलर। तो इसकी साइड का ये है M इंटू N, MN। इसकी साइड कौन सी हो गई, A', B'। अब दूसरा इसका रेशियो, तो इसकी साइड कौन सी ले लूंगा मैं, F इंटू N। इस ट्राइंगल की साइड कौन सी ले ली, FN। इसकी साइड ले लूंगा A', F। और हमें पता है कि MN किसके बराबर है, AB के बराबर है, इसलिए MN को मैं क्या लिख लूंगा, AB अपॉन A', B', इट इज इक्वल टू FN अपॉन A', F। अब इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो RHS पहले वाले की कितनी हो जाएगी, AP बाय A', और दूसरे की RHS कितनी है, FN अपॉन A', अब हम यहां पे बोलेंगे कि जो पॉइंट N है वो ऑलमोस्ट P के पास में ही है, इसलिए N और P सेम पॉइंट हो गए, इसलिए हम N को रिप्लेस किससे कर देंगे, P से। तो FP अपॉन A', अब चारों की वैल्यू, तो AP क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। लाइट आएगी ऐसे और हमें चलना पड़ेगा पोल से AP नापने के लिए अपोजिट, इसलिए AP कितना हो जाएगा, माइनस का U। A', सिमिलरली ये इमेज का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, V। अगेन लाइट आ रही है ऐसे, हमें चलना पड़ेगा अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का V। FP मींस फोकल लेंथ, और ये कॉनकेव है, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ इज नेगेटिव, ये क्या हो जाएगी, FP हो जाएगा माइनस का ये। और रहा सवाल A', का, तो A', मींस ये वाला डिस्टेंस, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं A', को, A', P माइनस FP, जो होगा A', तो A', हो जाएगा ये पूरी लेंथ A', माइनस FP। अब A', अभी निकाला है हमने, कितना आया था, माइनस का V, माइनस, और इसकी फोकल लेंथ क्या आई है, माइनस की F, तो ये कितना आ जाएगा, F माइनस V, F माइनस V, इसको यहां पे रख देंगे हम, हो जाएगा F माइनस V, माइनस से माइनस एक तो कट गया, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो U इंटू में F माइनस V, यहां पे हो जाएगा माइनस का FV। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो UF माइनस UV इज इक्वल टू माइनस FV। अब FY टर्म्स को एक तरफ ले आओ, तो UF प्लस VF, और इस माइनस UV को वहां भेज देंगे, दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे, UVF और UVF से, यहां पे UV कट गया, ये क्या बचेगा, 1/F। यहां पे U और F कट गया, यहां पे क्या बचा, 1/V, और यहां पे V और F कट गया, तो यहां पे क्या बचेगा, 1/U। तो यही होता है मिरर फॉर्मूला। इसके बाद इसमें दूसरा है एक प्रिज्म वाला डेरिवेशन है, रेक्टिफिकेशन वाला तो अब ये है नहीं पार्ट आपके, सिंबल बनाना है। एक पूछा हुआ इसने, एक व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक में मतलब हम उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती, इंडिपेंडेंट ऑफ इंप्योरिटीज यानी प्योर। आपको बताना है कि पीएन जंक्शन का प्रोसेस क्या होता है फॉर्मेशन का, पहले यही कर लेते हैं आज। पीएन जंक्शन में हम क्या करते हैं, पी टाइप को और एन टाइप को मिक्स कर देते हैं। तो पी टाइप में मान लो पॉजिटिव होते हैं होल्स, एन टाइप पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे स्टार्टिंग होती है, आप जैसे इनको चिपकाते हो तो यहां से होल्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाना, मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो करंट बनता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल में मिलेंगे वैसे वो आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वैसे तो काफी खत्म हो जाते हैं ये, बट कुछ टाइम के बाद जब देखते हैं, ये इनका मिड पॉइंट था, तो यहां पे कुछ ना कुछ होल्स पहुंच चुके होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां आ चुके होते हैं। इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहती है कि पॉजिटिव चार्ज को ले जाए अपने डायरेक्शन में और नेगेटिव को ले जाए अपने से अपोजिट। इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद क्या हो जाता है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव यहां मूव करना चाहेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को वापस ले आएगी, और यहाँ पे नेगेटिव है
तो नेगेटिव अगर यहां मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको अपने अपोजिट ले आएगी। तो बाय चांस मान लो कोई गलती से कोई पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच गया होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वापस ले आती है, और कोई नेगेटिव यहां आ गया होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वापस ले जाती है। तो ये जो करंट होता है इसको हम कौन सा करंट बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। तो स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट क्या होता है? मैक्सिमम। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? जीरो। और जब इक्विलिब्रियम आता है तो दोनों करंट इक्वल हो जाते हैं, मतलब बाय चांस कोई पॉजिटिव यहां से पहुंच भी गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वापस ले आती है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है? डिफ्यूजन करंट। ये किसके बराबर हो जाता है? ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाता है। इस टाइम पे इक्विलिब्रियम आ जाती है, और जो ये लेयर बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। जब ये लेयर पूरी बन जाती है उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा पीएन जंक्शन बन करके तैयार हो गया है। आगे इसने सिंबल की बात करिए, जीनर डायोड के और पीएन जंक्शन के। जीनर तो अब सिलेबस में है नहीं, हालांकि सिंबल उसका इस तरह से होता था जीनर डायोड का, और पीएन जंक्शन का सिंबल वैसे होता है, ये पी टाइप का और ये एन टाइप का, बट अब जीनर वाला भी हटा दिया आपके सिलेबस से। तो यहाँ पे आपका भी एक ही रह जाता है ये, जिसमें कि आपको प्रूव करना है प्रिज्म वाला रिलेशन। तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे ये प्रिज्म होता है, तो इसमें प्रिज्म में लाइट की रे आती है, तो लाइट की रे मान लो वो इस एज पे आती है, ऐसे यहां पे टकराती है, यहां से जाती है, यहां से फिर टकराती है और बाहर निकलती है। इसको हमने वैसे डिटेल में काफी लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, एक तो रे डायग्राम बनाना है, फिर आपको ये वाला रिलेशन निकालना है मिनिमम डेविएशन वाला। तो ये प्रिज्म एंगल होता है ए, उसका जो पहला डेरिवेशन आता है डेविएशन एंगल का वो क्या आता है? आई प्लस ई माइनस एंगल ए। जब हम बात करते हैं मिनिमम डेविएशन की, तो मिनिमम डेविएशन में क्या होता है? सिमेट्री। वैसे हम ऐसे पढ़ते हैं ना, मैक्सिमम या मिनिमम जब भी आता है तो सिमेट्री होती है चीजों में। तो अगर ये डेविएशन मिनिमम है, सिमेट्री होगी, इसलिए एंगल आई किसके इक्वल आएगा? एंगल ई के। और जो ये एंगल आते हैं R1 R2, ये एंगल ई होता है, ये एंगल आई होता है। इसका भी प्रूफ होता है, ऊपर थोड़ा लंबा है, भी मैं उसको यहाँ करा नहीं रहा उसमें, इसको वैसे भी हमने करा हुआ है वीडियो में, ऑप्टिक्स वाले में आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पे आई और ई बराबर हो जाते हैं, तो इसलिए डेल्टा बन जाएगा डेल्टा एम, ये हो जाएगा 2 इंटू आई, बिकॉज आई और ई इक्वल है, माइनस एंगल ए, तो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा एम प्लस ए। तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है? डेल्टा एम प्लस ए बाय 2। ये तो आ जाती है आई की वैल्यू। फिर हम जानते हैं यहाँ पे एक रिलेशन ये भी आता है कि R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है? एंगल ए के बराबर होता है। और मिनिमम डेविएशन वाले केस में R1 और R2 भी इक्वल आते हैं सिमेट्री की वजह से। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाता है? R प्लस आर इज इक्वल टू ए, यानी R की वैल्यू क्या आती है? a बाय 2 है ना, 2r इज इक्वल टू ए, तो r इज इक्वल टू a बाय 2। अब मान लो आप ये पॉइंट ले लो P, यहाँ पे आप लगा दो स्नेल्स लॉ। तो आप पॉइंट P पे क्या लगा देते हो? स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे इसने म्यू लिया हुआ है ना, इसको म्यू टू नहीं लिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका म्यू हो जाएगा मान लो 1, और इसका प्रिज्म का म्यू कितना है? म्यू। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या लगेगा? म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू, सॉरी 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 या R। यहाँ पे लगेगा 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन आई अपॉन साइन आर। और आई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में? डेल्टा एम प्लस ए बाय 2। और आर की वैल्यू क्या आई थी? साइन ए बाय 2। तो यहां से आ जाता है। हालांकि जो ये वाला है इसका प्रूफ थोड़ा लंबा पड़ता है, ठीक है ना, इसका भी हमने कर रखा है रिकॉर्डिंग में, तो वहां से आप देख सकते हो इसका। अदरवाइज यहां से इसको लेके चलूंगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये, अदरवाइज हमको दोनों रिलेशन ये प्रूव करने पड़ते हैं उसमें, ठीक है। अगर 3 नंबर में तो यहां से आप यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा 2023 का पेपर था फिजिक्स का, आरबीएससी का, ठीक है। इसमें इतना ही था, काफी टॉपिक अब कट चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम 2022 वाला पेपर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।